हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, जो आज चैप्टर हमने करना है दैट इज़ ग्रेविटेशन। ये वाला चैप्टर 9th क्लास में भी आता है, फिर वही थोड़ा इलेबरेट करके +2 में भी आता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी हम करेंगे वो सारा कुछ ना पॉइंट वाइज करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में बच्चे सबसे पहले आती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को डिनोट करा जाएगा स्मॉल g से। आपने ध्यान रखना है ग्रेविटी है क्या। ग्रेविटी एक तरीके का फोर्स है, अर्थ हमें अपनी तरफ क्या खींच के रख रही है ना, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। और जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे हम 9.8 नहीं लेंगे, हम जस्ट क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रीज़न क्या है बच्चे, जो 10 है वो बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। 9.8 कटिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आपने आज के बाद 10 ही लेनी है अर्थ की ग्रेविटी। अगर मैं बात करती हूँ अर्थ के हर एक पार्ट पे बच्चे, ग्रेविटी सेम नहीं रहती। ग्रेविटी जगह के चेंज करने के साथ क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है ना। कैसे कैसे इसकी टाइप बनेगी वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ बच्चे अर्थ के पोल्स की, तो पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो क्या रहती है, वो रहेगी मैक्सिमम। इक्वेटर पे ग्रेविटी रहेगी मिनिमम, और बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी हो जाएगी 0। बच्चे, अर्थ के सेंटर पे आज तक कोई नहीं पहुंचा, हमें नहीं पता अर्थ का एग्जैक्ट सेंटर जो है वो कहाँ पे है। ये जस्ट सपोज वाली वैल्यू है, ये अज्यूम्ड वैल्यू है। अर्थ के सेंटर पे आज तक कोई भी नहीं पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात क्लियर हो गई है कि जो ग्रेविटी है वो जगह के चेंज करने के साथ चेंज कर जाएगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे पोल्स पे ग्रेविटी जो है बच्चे मैक्सिमम है। अगर ऑप्शन में आ जाए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देन यू विल टिक नॉर्थ पोल पे जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम है। अगर ऑप्शन में पोल्स लिखा ही ना हो, ठीक है, फिर इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेटर टिक कर दोगे, नो। अगर पोल्स नहीं लिखा तो ऑप्शन में चेक करो क्या कहीं पे लिखा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर पोल्स लिखा है तो पोल्स टिक करना है। अगर पोल्स में ऑप्शन आ गई नॉर्थ एंड साउथ पोल, देन यू विल टेक नॉर्थ पोल। अगर पोल में ऑप्शन भी नहीं है, पोल्स भी नहीं लिखा है, देन यू विल टेक ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी क्या है बच्चे, मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। ये क्वेश्चन दिया है ग्रेविटी ऑन अर्थ इज मैक्सिमम एट, ऑप्शंस आर पोल्स, इक्वेटर, सेंटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे, पोल्स। पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम रहेगी। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो और क्वेश्चन की टाइप कैसे बन सकती है, ग्रेविटी ऑन अर्थ इज मैक्सिमम, वही सेम क्वेश्चन। ऑप्शंस में फ़र्क क्या है, एट इक्वेटर, एट सेंटर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन माउंटेन्स। तो यहाँ पे पोल्स कहीं पे भी नहीं लिखा, आप क्या टिक करोगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है ग्रेविटी मैक्सिमम रहेगी। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट हम लोगों ने जो करना है वो करना है मास और वेट में डिफरेंस। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि हमारा वेट जो है वो इतने किलोग्राम है, बोल रहे हो वेट, वैल्यू बताई जा रहे हो मास की, तो दोनों में फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है बनने के। तो बच्चे अगर मैं बात करती हूँ मास की, तो मास की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या होगी, मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। अब अगर मैं बात करूँ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है बच्चे, किसी बॉडी की एबिलिटी है अपनी स्टेट को रिटेन रखने की। मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर मैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करती तो वो बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी। एंड अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो वो मोशन की जो स्टेट है उसी को कंटिन्यू करेगी। तो इनर्शिया क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। क्लियर। और देखो बच्चे, जब हम मैटर की डेफिनेशन करते थे ना, छोटी क्लासेस से ही हमें मैटर की जो डेफिनेशन है वो पता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इट मीन्स यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर, अगर वो मैटर से बनी है तो उसके पास मास
पक्का होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसके मास की, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जो मास है बच्चे वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, मास ज़ीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो जो मास है उसकी जो बच्चे एसआई यूनिट है, वो एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम में। जब भी आप कोई चीज़ किलोग्राम में देख रहे हो, ले रहे हो, ठीक है, तो वो किसकी यूनिट है, वो मास की यूनिट है। अगर किलोग्राम को छोटा कर दिया जाए तो ग्राम बनेगा, मीन्स सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो मैंने आपको बोला आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका जो मास है दैट विल रिमेन सेम। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट रिमेन सेम एवरीवेयर और इट कांट चेंज विद चेंज इन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा मास है, ठीक है, मेरा कुछ मास है किलोग्राम में, अगर मेरे को मून पे भेज दिया जाए तो मून पे जाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी बॉडी के जो पार्ट्स हो गए हैं ना, कि जो मेरे हाथ है वो अलग जा रहे हैं, सर अलग जा रहा है, अगर कुछ ऐसा होता तो आप बोल सकते थे कि मास जो है वो कम हो गया या कट गया। बट अगर मेरी बॉडी पूरी साथ में ही रह रही है तो मेरा मास जो है बच्चे वो चेंज नहीं हुआ। तो सिर्फ जगह के चेंज करने के साथ मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, इट रिमेन सेम एवरीवेयर। अगर मैं बात करती हूँ वेट की, ठीक है, तो वेट के लिए मेरे को सबसे पहले जो फॉर्मूला याद आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें आता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एम इज फॉर मास, ए इज फॉर एक्सेलरेशन। सिमिलरली वेट भी ऐसे ही है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, सिर्फ एक ही जगह पे जी आ गया, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो वेट है दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो क्या बता रहा है वो मुझे, मास के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट बता रहा है मुझे वेट। क्लियर है। तो अब अगर इसकी बात करी जाए तो देखना बच्चे, जो m है दैट इज मास, मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। बट जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जीरो हो सकती है, सेंटर पे हमने सपोज करी थी ग्रेविटी जो है जीरो है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो वेट है वो तभी जीरो होगा जब ग्रेविटी क्या है, जीरो हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी जीरो, वेट की बात हो रही है, वेट जीरो हो सकता है कब, व्हेन ग्रेविटी क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स जीरो। क्लियर। अगर मैं एसआई और सीजीएस यूनिट की बात करूं किसकी, वेट की, तो वेट और फोर्स ऑलमोस्ट सेम है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसकी जो एसआई यूनिट आएगी वो फोर्स वाली आएगी, और जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो वेट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। सीजीएस में डाइन, न्यूटन कन्वर्ट हो जाता है डाइन में। और इन दोनों का रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन प्रेजेंट होते हैं। पेपर के अंदर बच्चे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है 1 डाइन में न्यूटन बताओ, तो ये 10⁵ दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो इतना एग्जामिनर कर सकता है, अलाउड है, ठीक है। अच्छा, बाय चांस ऐसा हो जाए पेपर के अंदर कि मेरे को वैसे तो याद था कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है, बट जैसे ही 4 ऑप्शन देखे तो दिमाग में कन्फ्यूजन आ गई, 10⁵ डाइन है या -5 डाइन है या 10⁻⁻ कुछ और है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रूफ देखो बच्चे, प्रूफ में क्या करा है, प्रूफ में मैंने सबसे पहले लिखा कि F इज इक्वल्स टू होता है एम ए। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, मास की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे जो न्यूटन है वो एसआई यूनिट है और डाइन है सीजीएस यूनिट है, तो इट मीन्स मुझे धीरे धीरे सीजीएस में कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी। तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट भी सेकेंड है, सीजीएस यूनिट भी सेकेंड ही लेनी है, ठीक है। तो ये टोटल देखो, 1 के पीछे 3 zeros, 1 के पीछे 2 zeros, तो ये बन गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो लिखा है ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी टर्म को नाम देते हैं हम लोग डाइन का। तो बन गया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। क्लियर हुआ, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चे,
नेक्स्ट मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने वेट में लिखा है इट चेंजेस विद चेंज इन प्लेस। रीजन W इज इक्वल्स टू mg था ना, m तो चेंज नहीं करता जगह के चेंज करने के साथ, बट g चेंज करती है। देखो अर्थ के पोल्स पे ग्रेविटी मैक्सिमम, इक्वेटर पे ग्रेविटी मिनिमम, सेंटर पे थी वो 0। तो जो ग्रेविटी को होगा सेम चीज़ वेट के साथ भी होगी। तो ग्रेविटी अगर पोल्स पे मैक्सिमम है तो जो वेट होगा वो भी पोल्स पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इक्वेटर पे ग्रेविटी मिनिमम, वेट भी क्या आ जाएगा, मिनिमम। और बिल्कुल सेंटर की अगर मैं बात करती हूँ, सेंटर पे ग्रेविटी 0, दैट्स वाई सेंटर पे वेट भी जो है वो 0 ही लिया जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़? तो ये था दोनों में डिफरेंस, किसमें, मास एंड वेट में डिफरेंस। अब बच्चे जो हमने दोनों में डिफरेंस करा मास और वेट में, अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है। पेपर में पूछा है CGS यूनिट ऑफ वेट इज। जैसे ही CGS यूनिट पूछा, अब ऑप्शंस है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बच्चे तो बच्चे इसके अंदर ए ऑप्शन टिक कर देंगे, वो पढ़ते ही नहीं है कि CGS यूनिट पूछी है। तो जो पहली 2 यूनिट है वो वेट की तो यूनिट दे रखी है, बट वो SI यूनिट है, ठीक है। तो वेट की जो CGS यूनिट थी वो थी डाइन, तो अकेला डाइन तो लिखा नहीं हुआ। सी ऑप्शन में डाइन के साथ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, वो तो गलत है। तो हमने देखो लास्ट में जब प्रूफ करा था कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है, हमने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे लिखा था डाइन। तो CGS यूनिट ऑफ वेट जो है बच्चे वो क्या रहेगी, डी ऑप्शन, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जो अर्थ की ग्रेविटी है, हमने अभी याद करी थी, अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हम लोग इसको क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर अर्थ की ग्रेविटी का मैं 1/6 पार्ट लूँ, मीन्स जो अर्थ की ग्रेविटी है अगर मैं उसको 6 से डिवाइड कर दूँ तो जो मेरे पास ग्रेविटी आएगी दैट इज़ द ग्रेविटी ऑफ मून। तो मून की बच्चे जो ग्रेविटी आएगी, करके देख सकते हो डिवाइड, वो आएगी 1.6 ऑलमोस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई न्यूमेरिकल आता है पेपर के अंदर तो मैं हर बार GE/6 पुट करूँगी या 9.8 डिवाइडेड बाय 6 करूँगी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जहाँ पे भी मून की ग्रेविटी पुट करनी हुई मैंने डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेनी है, 1.6 भरनी है, ठीक है। जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी की ज़रूरत हुई दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ पे मून की ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ी दैट इज़ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली जैसे अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट है मून की ग्रेविटी, अगर मुझे मून पे वेट पता करना हो तो वो भी अर्थ के वेट का 1/6 पार्ट ही रहेगा। क्लियर है? ये जो मैंने 3 चीज़ें लिखवाई है आपको, ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑन मून एंड दोनों के वेट का जो रिलेशन है, इनके बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1200 किलोग्राम देन इट्स मास ऑन मून विल बी, एंड ऑप्शंस आर 200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम, 2400 किलोग्राम एंड लास्ट वन इज 300 किलोग्राम। तो बच्चे सबसे पहले आपने देखना है इन्होंने गिवन क्या है। गिवन यहाँ पे क्या था, 1200 किलोग्राम मास है ऑब्जेक्ट का अर्थ पे। देन पूछा क्या है, उसने पूछा है मास ऑन मून बताओ। अब वैल्यू ऐसी दे रखी है, 1200 वैल्यू दे रखी है, तो बच्चे क्या करते हैं 1/6 कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। 6 से डिवाइड करके ये क्या बन रहा है 200, टिक कर देंगे, सबसे पहले ऑप्शन में दिख रहा है, बट ये आंसर गलत है। बच्चा उसने मास दिया और मास ही पूछ रहा है, ठीक है। इसने अर्थ पे मास दे दिया, मून पे पूछ लिया, चाहे वो मार्स पे पूछ लेता, चाहे यूनिवर्स के किसी भी कोने में पूछ लेता, मास जगह के चेंज करने के साथ चेंज नहीं होता। क्या बताया था आपको, इट रिमेन सेम एवरीवेयर, ठीक है, वो हर जगह सेम ही रहेगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1200 किलोग्राम, मास रिमेन सेम एवरीवेयर। तो बी ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 600 किलोग्राम, तो इसका वेट बताओ अर्थ पे कितना होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखे आपने लिखना है मास, एम मीन्स मास, पैर में ई लिख दिया, मीन्स फॉर अर्थ 600 किलोग्राम गिवन है। वेट किसका, अर्थ पे ही पता करना है। क्लियर है बच्चे। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मास और वेट की बात हो रही है, आपने देखना है जो वेट है, चाहे वो गिवन है चाहे वो पता करना है, आपने देखना है वो किसका है, अर्थ का। ठीक है, जो वेट है चाहे वो कैलकुलेट करना हो चाहे वो वेट गिवन हो, आपने दोनों में से मास और वेट में से देखना है वेट की किसकी बात हुई, अर्थ के वेट की बात हुई या मून के वेट की बात हुई। तो फॉर्मूला तो मुझे पता है, देखो W = mg ही रहेगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा अभी जो ग्रेविटी है वो अर्थ की लूँ या मून की, ये चीज़ बताएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, WE अर्थ, तो मीन्स यहाँ पे मैं पैर में लिखूंगी WE, यहाँ पे GE, मीन्स जो भी वैल्यू पुट करनी है बच्चे वो अर्थ के रिलेटेड ही पुट करनी है। ठीक है, तो वेट अर्थ पे पता करना था, मास मून पे दिया था, नहीं इस क्वेश्चन में मास अर्थ पे ही दिया है। बेशक मून पे भी दिया हो बच्चे, मास तो चेंज करेगा ही नहीं, तो मास हमें दे दिया 600 किलोग्राम। अब यहाँ पे पता चला जो ग्रेविटी पुट करनी है वो किसकी पुट करनी है, अर्थ की। तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी लेंगे, 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 6000 आएगा। यहाँ पे 600 लिखा गया, ठीक कर लेते हैं इसको, दिस इज 6000 न्यूटन। वेट की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, जस्ट मैंने लिखा है कि जो गिवन है, तो गिवन है मास ऑन मून, एम मतलब मास जो पैर में लिखा जा रहा है वो मून के लिए है, वो है 60 किलोग्राम, और हमने पता करना है वेट ऑन अर्थ पता करना है कि कितना होगा। तो दोनों में से मैंने क्या बोला था, वेट देखो किसका गिवन है या पता करना है, तो WE की बात हुई है, तो जो आप लिखोगे ना W = mg वो अर्थ के लिए लिखना है, तो पैर में लिख लिया करो ताकि कन्फ्यूजन ना आए। मास चाहे मून पे गिवन हो चाहे अर्थ पे गिवन हो सेम ही रहेगा ना। तो मास जो है दैट इज 60, कंफ्यूजन के लिए इन्होंने मून पे लिखा है, तो चाहे मून पे हो चाहे अर्थ पे हो मास ने चेंज नहीं करना। एंड ग्रेविटी किसकी पुट होगी, अर्थ की, तो आंसर कितना बन गया, 600 न्यूटन। कई बार बच्चे हम आंसर सही निकाल लेते हैं, हम यूनिट पे ध्यान नहीं देते, तो ऑप्शन में ये ना हो कि आप 600 किलोग्राम टिक कर दो, वेट है तो यूनिट क्या आएगी, न्यूटन में ही आएगा वेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, वेट ऑन अर्थ गिवन है 800 न्यूटन, मास ऑन मून पता करना है, तो W = mg, W किसका था, अर्थ का, तो दोनों साइड मैंने EE लगा दिया। तो वेट अर्थ का कितना दे रखा है, वेट अर्थ का दे रखा है हमें 800। ठीक है, मास पता करना है, कोई बात नहीं, चाहे मून पे पता करना चाहे अर्थ पे वो सेम आएगा, बट ग्रेविटी देखो किसकी लगेगी। बच्चे बोलते हैं कि ये मून का है तो मून की ग्रेविटी लगा दो, नो, आपने W का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो किसकी लगी, अर्थ की। तो इसको सॉल्व करो, 10 नीचे चला जाएगा 800 के। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m = 80, और यूनिट क्या आएगी, देखो यूनिट क्या आएगी हमारे पास, 80, मास है ना, तो किलोग्राम जो है बच्चे इसकी यूनिट रहेगी। 80 किलोग्राम टिक करना है, 80 न्यूटन टिक नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेट ऑन मून 700 न्यूटन। ठीक है, तो मास ऑन अर्थ पता करना है, तो W = mg लगाया, वेट किसका, देखो मून के वेट की बात हो रही थी, तो दोनों साइड मैंने पैर में m लिख दिया, WM और उधर GM। तो वेट बच्चे मून का कितना था, 700, और जो ये था हमारे पास देखो m, मास तो हमने पता करना है, और जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी मून की पुट होएगी, तो ये देखो GM लिखा था ना यहाँ पे, और ग्रेविटी मून की कितनी है, 1.6, तो ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 700 डिवाइडेड बाय 1.6, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोग्राम में, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, वेट मून के ऊपर दे रखा है 600 न्यूटन, मास मून का ही पता करना है, तो वेट मून के वेट की बात हुई ना, तो W = mg, सब कुछ मून के रिलेटेड ही पुट होएगा। तो वेट जो मून का है वो कितना है, 600, तो मैंने ये 600 पुट कर दिया, मास m, और ग्रेविटी मून की है 1.6, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 600 डिवाइडेड बाय 1.6, ये किलोग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा।
चाहे इस क्वेश्चन के अंदर अर्थ के ऊपर ही पूछ लेते वो मास, तो मास हमेशा सेम ही रहेगा। मेन दिक्कत होती है कि ये जो ग्रेविटी है ये मून की पुट करनी है अर्थ की। तो बच्चे आपने देखना है कि किसके वेट का जिक्र हुआ। अगर अर्थ के वेट का जिक्र होता है ना, चाहे वो गिवन है चाहे वो पता करना है, तो दोनों साइड जो वैल्यू पुट होएगी वो अर्थ की पुट हो जाएगी। अब इसने इस बार मून के वेट का जिक्र करा तो मैंने दोनों साइड MM लिखा ताकि मुझे याद रहे ये मून के रिलेटेड सारा कुछ पुट करना है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, मास जो है अर्थ के ऊपर जो है वो गिवन है 70 किलोग्राम। वेट ऑन मून पता करना है। अगेन किसकी बात हुई? वेट ऑन मून की बात हुई। तो जो दोनों साइड वेट और ग्रेविटी है वो मून के रिलेटेड रहेंगे। तो देखो बच्चे फॉर्मूला क्या लगाया? W इज इक्वल्स टू mg लगाया ना, यहाँ पे देखो W इज इक्वल्स टू mg। W तो पता करना है, M कितना है 70, ग्रेविटी ऑन मून कितनी है 1.6, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 112। और यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन, क्योंकि आपने वेट पता करा है। जो वेट की यूनिट है वो न्यूटन है, जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है कि वेट ऑन अर्थ 600 दे दिया न्यूटन, वेट ऑन मून पूछा। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि कोई एक वेट गिवन होगा, बट इस क्वेश्चन में तो दोनों वेट का जिक्र हो गया। तो जब भी दो बार वेट का जिक्र होगा, एक गिवन होगा और दूसरा पता करना है, तो हमने रिलेशन का यूज़ करना है कि जो वेट है वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो वेट ऑन अर्थ 600 है, डिवाइड करा 6 से, तो आंसर कितना आ गया 100 न्यूटन जो है हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने क्या कर दिया, मून के ऊपर वेट दे दिया 60 न्यूटन और अर्थ के ऊपर आपने पता करना है। तो फिर से सेम फॉर्मूला, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। मून पे वेट 60, अर्थ पे पता करना है, डिवाइडेड बाय 6। ये दूसरी साइड जाके बच्चे इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 360 न्यूटन। न्यूटन वेट की यूनिट है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी देख लो एक बार। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसने क्या बोला कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे वो दोनों बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, चाहे छोटे छोटे है, चाहे एक बड़ा और एक छोटा है, उन दोनों के मासेस लेने हैं। मासेस को आप M1 M2 कैपिटल में भी ले सकते हो, स्मॉल में भी ले सकते हो। एक कैपिटल में ले लिया, एक स्मॉल में ले लिया, वो डिपेंड करेगा बच्चे क्वेश्चन के ऊपर, जैसे एग्जामिनर लेना चाहे वो ले सकता है। बट ये दो मासेस है, ये याद रखना। और दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको डिनोट करा है कैपिटल R से, तो इसको स्मॉल r से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो हर एक बुक में अपनी अपनी नोटेशन होएगी। तो इसने बोला क्या है कि यूनिवर्स में हर एक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स, और उस फोर्स के बारे में इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इसने बोला था एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स attract each other with the force and that force is directly proportional to the product of the masses। वो जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के ऊपर डिपेंड करेगा, सम ऑफ द मासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर एग्जामिनर कोई ऑप्शन बना दे कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे, फिर तो ठीक है। अगर वो बोल देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सम ऑफ द मासेस पे, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये उसने डेफिनेशन दी थी कि जो टू ऑब्जेक्ट्स है जो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, वो क्या है, वो उसका फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो हमने क्या करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया और ये आ गया हमारे पास कैपिटल G। इसकी जो G की वैल्यू होगी, जो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो SI वैल्यू होगी बच्चे वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर।
बच्चे ये वैल्यू तो हमें याद करनी पड़ेगी, बट आपको यूनिट को रटने की ज़रूरत नहीं है, हम निकालनी सीखेंगे ये, ठीक है। और अगर मैं सीजीएस में बात करती हूँ, मीन्स मैं न्यूटन को डाइन में लिखूँ, मीटर को सेंटीमीटर में लिखूँ और किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में लिखूँ, तो इस वैल्यू में हल्का फुल्का चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा, जहाँ पे 10⁻⁻11 था वहाँ पे 10⁻⁻8 आ जाएगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो हमें जस्ट हम याद भी कर सकते हैं कि जहाँ पे -11 है वहाँ पे -8 आ जाएगा, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। बट अगेन अगर पेपर में कन्फ्यूजन आ गई कि -8 है, +8 है या कुछ और वैल्यू है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार निकालना बता दूंगी कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने क्या करा, F = GMM/r² लिखा। यहाँ से कैपिटल G को अलग से लिख लो, तो r² गया मल्टीप्लाई में, mm गया डिवाइड में, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला। तो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। r², r मतलब डिस्टेंस था, मीटर, स्क्वायर का स्क्वायर। ये दोनों मासीज है, मासीज आते हैं किलोग्राम में, तो 2 बार लिख दिया किलोग्राम। तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर नीचे था ना, ऊपर जाके क्या लिखा जाएगा, किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है, देखो वैल्यू मैंने बता दी आपको 6.67 × 10⁻⁻11 यूनिट अभी हमने निकाली है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। अगर बच्चे मैंने बोला था कि भूल जाओ कि -11 की जगह पे अब -8 आएगा, अगर हम सीजीएस में काम करें तो आप क्या कर सकते हो, अब वैल्यूज पुट करके देखो, देखो कैसे करनी है। तो मैंने न्यूटन की जगह पे क्या लिखा है, 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। और मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर था तो स्क्वायर करना पड़ेगा। किलोग्राम स्क्वायर को अगर मैं नीचे ही लिख दूं, क्योंकि माइनस में फिर दिक्कत आती है ना कि ऊपर माइनस लिखा गया, कैसे सॉल्व करूं। तो मैंने नीचे किलोग्राम स्क्वायर था, तो मैंने 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम स्क्वायर का कर दिया स्क्वायर। ये बन गया 10⁵ डाइन। ये 100 2 बारी लिखा जाए अगर, तो ये बन जाएगा 10⁴। और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना था, 1 के पीछे 3 zeros, अगर उसका स्क्वायर करूंगी तो 1 के पीछे 6 0, यानी कि 10⁶ बन जाएगा डिवाइड में। तो 10⁵ और 10⁴ बन गया 10⁹ 10⁹ को जब 10⁶ से डिवाइड करोगे तो आएगा 10⁻+3। तो -11 + 3 कितना बनेगा, 10⁻⁻8। तो सीजीएस में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो बन जाएगी 6.67 × 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको बच्चे कभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला क्या होगा, F = GMM/r²। इसके सिवाय आपने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको, इफ़ मास बिकम्स 4 times देन हाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंजेस। तो बच्चे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास, तो उसने मासेज नहीं बोला, उसने मास बोला है। तो इस फॉर्मूले में चाहे आप कैपिटल M को चेंज कर दो, चाहे स्मॉल को कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने एक मास बोला है तो मास को हमने चेंज करना है, तो मैंने कैपिटल M पहले लिखा है तो मैंने सोचा कैपिटल M को ही चेंज कर दे। तो F = था GMM/r², तो G की जगह G आ गया, मास 4 times यानी कि 4m हो गया, ये m सेम रहा, r² सेम रहा। जब ये सारा सॉल्व कर रही हूँ तो 4 एक्स्ट्रा में बाहर आएगा, 4 बाहर आ गया, अंदर रह गया GMM/r²। ये तो पुराने वाला ही फोर्स है, F है ये तो, ठीक है। जब मैंने मास चेंज करा ये तो पुराने वाला फोर्स है, एक्स्ट्रा में आया 4। इट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4F भी लिखा हो सकता है, देखो 4F हो गया, या फिर पेपर में क्या लिखा होगा, 4 times हो गया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने जस्ट लिख दिया क्या क्या गिवन है। तो बच्चे मासेस गिवन है, मासेस डबल, तो मीन्स दोनों मास को अलग अलग डबल करना है। डिस्टेंस कर दिया हाफ, F' मीन्स न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपने पता करना है, ठीक है, कि पुराने के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो गया। तो देखो बच्चे F = GMM/r² हो गया, मासेस डबल, ये कैपिटल M भी डबल हो गया, स्मॉल m भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो कर दिया 2m। यहाँ पे स्मॉल m लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर क्या करा हुआ है बच्चे, स्मॉल m यूज़ करा है ना, तो यहाँ पे भी हम स्मॉल m ही कर देंगे, ठीक है।
ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। एंड डिस्टेंस क्या बोला गया है, डिस्टेंस बोला गया है हाफ। तो आर की जगह पे जब भी वैल्यू पुट करनी है बच्चे, डिस्टेंस हाफ यानी कि आर क्या हो गया, हाफ हुआ है, तो उस हाफ को करने के बाद उसका स्केयर करना है। ऐसे नहीं लिख देना 1/2 आर का सिर्फ स्केयर, 1/2 आर का होल स्केयर। तो ये क्या बन गया, 2 का 4, ये बन गया 4 GMM, और नीचे क्या बन गया, आर स्केयर डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड का डिवाइड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 4 का क्या बन जाएगा 16, दिस इज 16 GMM अपॉन आर स्केयर। तो ये तो पुराने वाला फोर्स बन गया, तो 16 टाइम जो है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिस्टेंस 3/2 टाइम्स एफ डैश पता करना है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करना है। तो एफ इज इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्केयर है। एफ डैश में क्या चेंज आया, जो आर है वो 3/2 टाइम्स हो गया, तो उसका 3/2 आर करके होल स्केयर करना है। तो 3 का 9, 2 का 4, तो डिवाइड में 9 बाय कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, चेंज कर दो इसको चेंज कर देंगे। देखो 2 का स्केयर नहीं ना करा हुआ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा बच्चे। ठीक है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, ये 9/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, दिस बिकम्स 4/9। तो आंसर आएगा जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4/9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से करना। देखो 3/2 का होल स्केयर था, तो 3 का 9, 2 का 4, तो ये 4 आना था यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, मासेस डबल मींस दोनों मासेस को चेंज करना है। तो दोनों m की जगह पे 2m करा है, ठीक है। डिस्टेंस डबल r की जगह पे कर दिया 2r, और उसका स्केयर भी करना है। तो ये सब कुछ करके देखो क्या हो जाएगा, ये बन गया 2 का 4 आ गया बाहर, और नीचे भी क्या था 2r स्केयर मीन्स 4r स्केयर, 4 से 4 हो गया कैंसल आउट, तो ये तो पुराने वाला फोर्स ही बच गया। तो आंसर आया भी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम इस केस के अंदर। ठीक है, तो बच्चा जो जो वैल्यूज दे रखी है आपने जस्ट वो वैल्यू F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्केयर में पुट करनी है। आंसर आपको दिख जाएगा कि कितना जो है वो चेंज हो गया है, नया फोर्स जो है वो क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट में बोला उसने मास डबल मास हाफ, मीन्स किसी एक मास को डबल कर दो और एक मास को क्या कर दो, हाफ पुट कर दो, और डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स कर दो, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या करा, फॉर्मूला लिखा है F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्केयर। तो एक मास को डबल, एक मास को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और आर को 3 टाइम्स कर दिया, और उसका स्केयर करना है याद से। तो ये तो कट ही गया, ये 2 ऊपर ये नीचे, ये तो कट गया, तो ये तो बन गया GMM, और नीचे क्या बन गया आर स्केयर। तो GMM अपॉन आर स्केयर तो पुराने वाला इनिशियल फोर्स है, मीन्स डिवाइड में आ गया 9, तो आंसर होगा 1/9 टाइम्स जो है वो हमारा फोर्स हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, जैसे F/9 लिखा है ना, तो लिखा जा सकता है कि जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है वो 9 टाइम रिड्यूस हो गया, इट रिड्यूसेस बाय 9। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, मासेस 3/2 टाइम्स एंड 5/2 रिस्पेक्टिवली, मीन्स एक m ये दे दिया, एक m आपको ये दे दिया। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया 3 टाइम्स, तो सीधा पुट कर रही हूँ मैं, F डैश क्या हो जाएगा, एक मास 3/2, एक हो गया 5/2, और r को 3 टाइम्स यानी कि 3r, फिर उसका स्केयर भी करना है। तो देखो बच्चे ये 3/2 बाहर आ जाएगा, 5/2 बाहर आ जाएगा, ये आ गया GMM, और डिवाइड में 3r का स्केयर, तो 9r स्केयर बन जाएगा। ये 3 और 9 कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, तो ये ऊपर आ गया 5, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 3 12, तो 5/12 GMM अपॉन आर स्केयर मीन्स 5/12 F हो गया। तो मीन्स मैं क्या बोलूँगी, 5/12 टाइम्स जो है न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। ठीक है, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g इज फॉर ग्रेविटी एंड कैपिटल G इज फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
राइट। तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू क्या होता है, G m m/r²। और F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ, इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने उसको g लिखा, तो F को मैंने क्या लिख दिया है, mg। एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g क्या बच गया, Gm/r²। ठीक है, जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो मास होगा जिस प्लेनेट की बात हो रही है, r होगा रेडियस, ठीक है, उसी प्लेनेट का। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। वेट पहले लेस हुआ मीन्स कम हुआ, नेस मीन्स खत्म ही हो गया। तो बच्चे जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली गिरेगी उसको मैं बोलूँगी फ्री फॉल। तो उसमें होगा क्या कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि बॉडी का जो वेट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग फ्री फॉल जो बॉडी का वेट है वो कितना लेके चलना है, वो ज़ीरो लेके चलना है आपने। ठीक है, जैसे मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट के अंदर जो उसका वेट है दैट इज 600 न्यूटन। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कौन सी, जो रोप है जिसने लिफ्ट को होल्ड करा हुआ था, जो रस्सी है जिसकी वजह से लिफ्ट जो है वो होल्ड हुई हुई थी, वो रस्सी टूट जाती है। ठीक है, तो जो लिफ्ट अब नीचे आएगी वो फ्रीली आएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब वो रस्सी टूट जाएगी तो अब लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट को क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा मीन 600 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, और लास्ट वन इज़ नन ऑफ दीज। तो जब लिफ्ट का स्ट्रिंग टूट गया बच्चे, एग्जामिनर फ्री फॉल वर्ड यूज़ नहीं करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि फ्री फॉल ही हो रहा है। ठीक है, बड़ी तेजी से चीज़ जो है वो नीचे आ रही है, तो फिर क्या होगा, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अंदर जो होगा लिफ्ट के वो ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे। और ये कंडीशन क्या है, दिस इज़ द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। क्लियर। अगर आपको पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट, एक हैवी है एक लाइट है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड में आयरन की बॉल ले लेती हूँ, एक साइड में बोलती हूँ मैंने फेदर लिया, पंख लिया एक, और दोनों को एक बिल्डिंग से एक सेम हाइट से मैं क्या करती हूँ, ड्रॉप डाउन कर देती हूँ उनको। ठीक है, उनको छोड़ दिया, गिरा दिया वहाँ से। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, चार स्टेटमेंट दे रखी होंगी कि जो आयरन बॉल है दैट विल टच द ग्राउंड फर्स्ट, नेक्स्ट में दे देंगे फेदर विल टच द ग्राउंड फर्स्ट, फिर दे देंगे बोथ विल टच द ग्राउंड एट सेम टाइम, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में साथ में लिखा होता है जो एयर फ्रिक्शन है वो निग्लिजिबल हो। ठीक है, एयर फ्रिक्शन जो है कंडीशन है निग्लिजिबल होनी चाहिए। तो अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिरा रहे हो तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का माना जाएगा फ्री फॉल। तो वेट दोनों का ऑलमोस्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड को सेम टाइम पे टच करेंगे। लालच में नहीं आना कि जो एक साइड फेदर लिया एक साइड आयरन बॉल ली। ठीक है, एयर फ्रिक्शन शुड बी निग्लिजिबल कंडीशन है। ये देखो, ये पॉइंट देखो, ये एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए जो है हैवियर है एंड बी लाइटर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग देन, और ब्रैकेट में लिखा है एयर फ्रिक्शन निग्लिजिबल। ए ऑप्शन है ए विल टच द ग्राउंड फर्स्ट, बी ऑप्शन है बी विल टच द ग्राउंड फर्स्ट, सी है बोथ विल टच द ग्राउंड एट सेम टाइम, एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो बच्चे क्या बताया आपको, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी ये। तो बोथ ऑब्जेक्ट विल टच द ग्राउंड एट सेम टाइम, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है बच्चे, जैसे अगर मैं ये अज्यूम करूं कि ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी है, ज़ीरो, स्पेस में ग्रेविटी कितनी है, ज़ीरो। तो अगर मैं सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो ग्रेविटी एकदम से ज़ीरो नहीं हुई, वो धीरे धीरे क्या हुई होगी, डिक्रीज़ करी होगी। और अगर मैं सरफेस से नीचे की तरफ जा रही हूँ तब भी ग्रेविटी सेंटर पे ज़ीरो है, मतलब वो धीरे धीरे क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो हम जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब भी ग्रेविटी डिक्रीज़ कर रही है हाइट के साथ, और डेप्थ के साथ भी ग्रेविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ टेनिस बॉल बाउंसिस हायर, ठीक है, इन हिली एरियाज। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर आप जंप करते हो एक नॉर्मल लेवल पे और आप जंप करते हो पहाड़ों में, तो पहाड़ों में जो जंप की हाइट आएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी,
क्योंकि हाइट की बात हुई बच्चे, हाइट के साथ ग्रेविटी क्या करती है, डिक्रीज। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होएगा, जी वहां पे लेस है। अ टेनिस बॉल बाउंसीज हायर इन हिली एरियाज, रीजन क्या है, बिकॉज ग्रेविटी जो है वहां पे दैट इज लेस। क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ वाइल गोइंग डाउन इन अ माइन, अगर हम सुरंग में जाते हैं, नीचे खुदाई करके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तब भी ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो ग्रेविटी हाइट के साथ भी डिक्रीज कर रही है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है सिंपल पेंडुलम। बच्चे पहले देखो कि सिंपल पेंडुलम होगा क्या। सिंपल पेंडुलम क्या है कि मैंने एक स्ट्रिंग ली, एक धागा लिया, उसके साथ एक बॉब लटका दिया जिसका कुछ भी मास हो, तो ये बन गया मेरा सिंपल पेंडुलम। अगर मैं इसकी मीन पोजीशन की बात करती हूँ तो मीन पोजीशन इसकी है सेंटर पोजीशन। अगर मैं इसको साइड पे ले जाके छोड़ती हूँ तो पूरा इधर लेके गई, जब मैंने इसको छोड़ा ये पूरा अपना राइट पूरा अपना लेफ्ट कवर करके जब मीन पोजीशन पे आ रहा है, एक बारी में उधर गया इधर गया वापिस, ठीक है। तो ये होगी इसकी एक ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड में हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का पता चलेगा पर सेकंड कितनी आ रही है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना है। टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जी इज फॉर ग्रेविटी, एल इज फॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ मास ऑफ पेंडुलम ऑफ बॉब इंक्रीजेज देन इट्स टाइम पीरियड। तो आपको क्या लगेगा कि बॉब जो है वो भारी हो गया है तो टाइम पीरियड शायद कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या कुछ हो जाए उसको। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक धागा है जिसके साथ बॉब लगा है जिसका मास कुछ भी हो। तो आपने बच्चे ध्यान रखना है जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे मास कम कर दिया जाए चाहे ज़्यादा कर दिया जाए टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो ये क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, टाइम पीरियड रिमेन सेम। रीज़न है बिकॉज टाइम पीरियड, टी इज़ फॉर टाइम पीरियड, एस पी जहाँ पे भी लिखा दैट इज़ फॉर सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। क्लियर। अब जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है लेंथ के साथ रिलेशन कैसा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट ऑफ एल। तो अगर मैंने क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड। तो मैंने क्या करा, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट एल के। टाइम पीरियड चेंज हो गया क्योंकि एल 4 टाइम्स मीन्स 4L हो गया, तो रूट के बाहर निकल जाएगा 4, परफेक्ट स्क्वायर है 2 बाहर निकल गया और अंडर रूट ऑफ एल पुराने वाला टाइम पीरियड है तो एक्स्ट्रा में क्या आया 2। तो जो टाइम पीरियड है बच्चे वो ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो भी आपको स्ट्रिंग की लेंथ दी जाएगी वो आपने रूट में पुट कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ इसकी लेंथ 3 टाइम्स है, टाइम पीरियड पता करो, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 3L, रूट के बाहर तो 3 आ नहीं रहा, तो बच्चे इसको पेपर में ऐसे ही लिख दिया जाएगा, पॉइंट्स में नहीं लिखा जाएगा। रूट थ्री अलग लिख लिया, रूट एल अलग, तो रूट 3 टाइम्स जो है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है। तो जो भी वैल्यू दे रखी होगी एल की आपने वो रूट में पुट कर देनी है। परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर निकाल दो, परफेक्ट स्क्वायर मीन जैसे 16 है, 4 का 16, 4 है 2 का 4, ठीक है, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर तो पूरा पूरा निकल रहा है बाहर तो निकाल दो, अदरवाइज वैल्यू रूट में ही रहने दो, वो उतने टाइम्स जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है, अब हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ग्रेविटी की, जैसे पोल्स पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है, सेंटर पे 0 है, मून पे कम हो जाएगी, स्पेस में 0 हो जाएगी। तो काफ़ी जगह हमें क्या है ग्रेविटी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अगर ग्रेविटी कम है तो देखो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल बाई जी था ना रूट में। अगर ग्रेविटी कम है टाइम पीरियड ने उल्टा चलना है, ग्रेविटी कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा, ग्रेविटी ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड हो गया बच्चे ज़्यादा। इट मीन्स पेंडुलम ने ज़्यादा टाइम लिया टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या टू कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन। तो अगर पेंडुलम ने ज़्यादा टाइम लिया वापिस आने में, इट मीन्स पेंडुलम क्या हुआ, स्लो हुआ, ठीक है, पेंडुलम हमारा काफ़ी स्लो निकला। अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स पेंडुलम ने कम टाइम लिया अपनी ओरिजिनल स्टेट में या पोजीशन में आने के लिए,
ठीक है, पेंडुलम विल टेक लेस टाइम टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो पेंडुलम तो बड़ा फास्ट निकला, ठीक है, दैट विल टेक लेस टाइम। अगर कम टाइम ले रहा है तो फास्ट निकला, ज़्यादा टाइम ले रहा है तो स्लो निकला, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने बनाया पोल्स। तो पोल्स पे बच्चे, अर्थ के पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा है, सिर्फ मैंने ज़्यादा कम की फॉर्म में देखना है। तो ग्रेविटी पोल्स पे ज़्यादा है, टाइम पीरियड उल्टा कर दो, कम हो जाएगा। पेंडुलम को कम टाइम लगा वापस आने में, पेंडुलम तो फास्ट हुआ। इट मीन्स जो अगर हमने पेंडुलम क्लॉक मतलब पेंडुलम वॉच पहनी होगी तो वो क्या करेगी, पोल्स पे जाके फास्ट चलेगी, आगे दिखाएगी टाइम। अगर मैं बात करती हूँ इक्वेटर की, या इक्वेटर की बात कर लो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, चाहे माउंटेन्स की बात कर लो, चाहे किसी सुरंग यानी कि माइन की बात कर लो, चाहे मून पे बात कर लो, तो ये सारे केसेस मैंने मर्ज कर दिए क्योंकि इन सब पे ग्रेविटी जो है कम है। कितनी कम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस कम है। ग्रेविटी कम है, टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, ठीक है। पेंडुलम विल टेक मोर टाइम टू कम बैक। तो पेंडुलम तो बड़ा क्या निकला, स्लो निकला। उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है वापस आने में, तो ज़्यादा टाइम वापस आने में लग रहा है तो वो तो लेट लतीफ़ है, तो वो तो क्या निकला, वो स्लो निकला। क्लियर है, तो ये पॉइंट था हमारा। अगर मैं बात करती हूँ सेंटर की अर्थ के, या मैं स्पेस की बात करूँ, या मैं वेटलेसनेस कंडीशन की बात करूँ, मीन्स फ्री फॉल की बात करूँ, तो सब में ग्रेविटी क्या है, ज़ीरो। तो इनवर्स रिलेशन है दोनों का, देखो जी और टी का। अगर ये ज़ीरो है तो ये क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा। मीन्स जो पेंडुलम है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है वापस आने में, इतना टाइम कि पता नहीं कब वापस आएगा, इनफाइनाइट टाइम। बहुत ज़्यादा वैल्यू है बट कितनी है वो नहीं पता। तो मैं बोलूँगी पेंडुलम जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, स्टॉप। यही रीज़न है कि जो स्पेस है, स्पेस में हमारा पेंडुलम क्लॉक काम नहीं करती, क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे ज़ीरो है। तो स्पेस में जो वॉच काम करती है वो होती है डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में पेंडुलम यूज़ नहीं होता, स्प्रिंग यूज़ होता है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है ग्रेविटी के। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे आता है, नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है कि अगर मैं आसमान की तरफ कोई चीज़ उछालूं, मैं उसको कितनी वेलोसिटी से उछालूं कि वो वापस ज़मीन पे ना आए, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ, मैंने पेन को ऊपर को उछाला तो ऑब्वियस ही बात है पेन जो है मेरे पास वापस आ जाएगा। अब मुझे देखना है कितनी स्पीड से उछालूँ कि वो वापस अर्थ पे ना आए, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। पहले तो आपने फॉर्मूला लर्न करना है इसका, v इज़ फॉर एस्केप वेलोसिटी। इसके जो डेरिवेशन करने के बाद बच्चे फॉर्मूला आता है √2gr। g इज़ फॉर ग्रेविटी, r इज़ फॉर रेडियस, ठीक है, रेडियस जो भी प्लेनेट का होगा। तो ये जो अर्थ के लिए वैल्यू आती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जामिनर पर आर लिख के कन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है, तो याद रखना किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर से अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ोगे अर्थ से तो वो अर्थ से एस्केप कर जाएगी। जो रॉकेट वगैरह बच्चे फायर करे जाते हैं उनको भी एस्केप वेलोसिटी से ही फायर करना पड़ेगा। अगर उससे कम रही तो वापस अर्थ पे ही आएंगे, अगर ज़्यादा रही तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाएंगे। क्लियर। ताकि देखो अगर हमने अर्थ से कुछ एस्केप कराना है तो उसके लिए हमें अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करना पड़ेगा। और अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम कैसे करा जा सकता है, स्पीड के थ्रू करा जा सकता है, वेलोसिटी के थ्रू करा जा सकता है, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अर्थ से जो रॉकेट फायर करा या जो सैटेलाइट अगर हमने भेजनी है जो, ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को तो एस्केप कर गई, उसके बाद हम चाहते हैं अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर जाए और घूमती रहे अर्थ के अराउंड। तो पर्टिकुलरली ऑर्बिट में एंटर करवाने के लिए जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, √g r। ऊपर वाले में 2 था, इसमें 2 मिसिंग है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चे वो होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में VE की वैल्यू और VO की वैल्यू बहुत बार रिपीट करती है, तो ये वैल्यूज़ जो है वो आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपको पेपर में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, देखो इन दोनों के बीच में ना रिलेशन करेंगे।
तो देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा √2gr, ऑर्बिटल का है √gr। इसको मैं लिख सकती हूँ √2 अलग, gr अलग रूट में, और नीचे भी √gr था, कट गया, तो मेरे पास दोनों की रेशो आ गई √2:1। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, वी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स वी ओ। ठीक है, तो अच्छा बच्चे ये देखो वी और वी ओ की अगर रेशो आ गई तो आप बोलोगे √2:1। अगर आ गया वी ओ रेशो वी, मतलब उल्टा बोल दूं अगर मैं इसको, तो ये बन जाएगा 1:√2। तो पेपर में क्वेश्चन करते टाइम, ऑप्शन टिक करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि वी टू द वी ओ पूछा है या वी ओ बाय वी पूछा है। नेक्स्ट है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बच्चे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगी, जो ग्राफिकली स्टेशनरी लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सैटेलाइट्स होती है ना, ये वेदर फोरकास्टिंग के काम आती है। जैसे अगर चंडीगढ़ के ऊपर हम एक सैटेलाइट मतलब फिट कर दे, ऑर्बिट में डाल दे अर्थ के, राइट, तो फिर क्या होगा, अगर अर्थ घूमेगी और सैटेलाइट ना घूमे, वो वहीं पे रहे, तो वो अगली बार चंडीगढ़ की नहीं किसी और ही जगह की जो है इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर मुझे पर्टिकुलरली चंडीगढ़ के ऊपर ही चाहिए तो मुझे उसका रोटेशन पीरियड जो है वो चाहिए कि वो अर्थ के साथ साथ सैटेलाइट जो है वो रोटेट करे। इट मीन्स जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो एक ही रीजन की जो है इंफॉर्मेशन देगा। जैसे चंडीगढ़ के ऊपर लगाया तो चंडीगढ़ की दे रहा है, किसी और जगह के ऊपर लगाया तो उस जगह की दे रहा है। तो वो जोग्राफिकली स्टेशनरी तो लग रहा है, बट वो एक्चुअल में स्टेशनरी नहीं है, वो मूव करता है अर्थ के साथ साथ। तो उसका जो रोटेशन पीरियड है, या फिर मैं बोलूँ जो उसका टाइम पीरियड है, वो क्या रहेगा, जितना अर्थ का है, मीन्स 24 आवर्स। और इसकी जो हाइट है, हाइट कहाँ से लेनी है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसकी हाइट रहेगी 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट रहेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो 36,000 किलोमीटर वाला पॉइंट है ना, ये पेपर में बहुत बार रिपीट करता है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चे आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद कर सकते हो, यू से डिनोट करा है इसको, u इज इक्वल्स टू -gmm/r+h, क्योंकि r तो अर्थ का रेडियस ही हो गया, h किसी हाइट पे ही सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा ना, तो जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लेंगे, मीन्स r+h जो है डिस्टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास कैनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कैनेटिक एनर्जी को बच्चे टी से डिनोट करा है, k.e भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, gmm/r+h तो हर एक एक्सप्रेशन में आएगा। अब यहाँ पे इसको मैं याद रखती हूँ क्योंकि कैनेटिक एनर्जी होता है ½ तो कैनेटिक एनर्जी में क्या आना है, हाफ आना है, तो वहाँ से याद कर सकते हो। तो t इज इक्वल्स टू हाफ, पॉजिटिव में है, ठीक है, gmm/r+h। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, तो टोटल एनर्जी बच्चे कैसे निकलेगी, वी हैव टू ऐड पोटेंशियल एनर्जी टू दी कैनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -gmm/r+h, और जो कैनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, +1/2 gmm/r+h। तो gmm/r+h तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, दिस इज -1, दिस इज +1/2, तो -1 + 1/2 कितना आ जाएगा, -1/2। तो जो टोटल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन बच्चे पेपर में टिक करने को आ सकता है, तो ये होता है -1/2 gmm/r+h। तो ऑप्शन में +1/2 करके भी दिया होगा, तो ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, कैनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, और ये जो हमारी टोटल एनर्जी है अगेन नेगेटिव। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो हमने सैटेलाइट को बाइंड करना है ऑर्बिट में ताकि वो उसी में घूमता रहे। तो बच्चे इसके लिए एक्सप्रेशन भी आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो होती है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। तो जब माइनस ऑफ मैंने एनर्जी पुट करी तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे, ये हो गया प्लस। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो बन गया +1/2 gmm/r+h, और आगे क्या था, +1/2, ध्यान रखना, ठीक है।